नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स वाले पोर्शन में चैप्टर है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो जैसे पूरा का पूरा पोर्शन जो ये है चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है, तो कंबाइन पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इनमें दो पार्ट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बोल सकते हैं दो पार्ट हैं, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्जेस जो है वो रेस्ट पे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें चार्जेस मोशन में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों में प्रॉपर्टीज बहुत सारी चेंज हो जाएंगी। मतलब चार्जेस रेस्ट पे हैं तो सिचुएशन काफी सिंपल है, लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है तो सिचुएशन में और भी कई सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे चार्जेस अगर केवल रेस्ट पे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, तो दो टाइप के फोर्सेज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सर्किट्स हो गए, डीसी सर्किट्स हो गए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है ये। देखा जाए तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। आगे भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे भी पढ़ाया जाता है, बीटेक में भी पढ़ते ही हो ये टॉपिक पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हम एक बात यहाँ ये समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हम लोगों ने ये एग्जांपल किया था जब हम लोगों ने कंडक्टर्स पढ़े थे, और हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद है क्या होता है? बताओ। इस कंडक्टर को हम जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में होता ये है कि जैसे इस कंडक्टर को हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेंगे, और वो इस कंडक्टर के लेफ्ट वाले फेस पे आ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। अब ऐसे सोचो कि पूरे के पूरे कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है जब वो लेफ्ट में शिफ्ट होंगे तो जो सबसे राइट वाला पार्ट है ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस बन जाएगा, मतलब ऐसी वैकेंट स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उन वैकेंट स्पेस को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, तो उनके अपोजिट इधर साइड में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कितना चार्ज आएगा? तो हम लोग बोलते हैं कि तब तक आएगा ये सारा का सारा चार्ज जब तक कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऐसे होता है कि एक्सटर्नल फील्ड और चार्जेस की वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड है, ये दोनों फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट जब तक नहीं हो जाते। सो दिस वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बट ये पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब सपोज ये करो, इसको हटा दो। अब सपोज ये करो कि हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, एक हमारे पास ऐसी मशीन है जो क्या करने वाली है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट फेस से इन इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट फेस से उठा के राइट फेस पे रखने वाली है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को। सपोज हमारे पास एक इस तरह का मैकेनिज्म है जो इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स उठा के एक साथ सडनली विदाउट एनी टाइम लैग वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ रख देगी। तो बताओगे क्या होगा? तो तुम बोलोगे कि भाई इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा।
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे रख रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही खत्म होंगे तो फिर से क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर, कहने का मतलब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। मैंने यहां तक जो बोला वो क्लियर है? पहले बताओ। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उठा के मैंने इधर रख दिए हैं बाई सम मैकेनिज्म, और इधर रखने के बाद क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने से क्या होगा कि फिर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाएंगे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे इसके लेफ्ट फेस पे, और फिर से ये मैकेनिज्म उसको उठा के इधर रख दे रहा है, तो फिर से सारा का सारा पॉजिटिव और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर से खत्म हो गए। तो कहने का मतलब इस केस में कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा। कहाँ से कहाँ रहेगा? तो दिख रहा है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड रहेगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन रखने का काम है ये काम करेगी बैटरी। हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा करेगी, कैसे करेगी, वो सारी बातें क्लियर होंगी। बट ये जो काम है ये काम है बैटरी का। कंडक्टर मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया। तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी अप्लाई करेंगे, तो वो बैटरी एक्सटर्नल फील्ड भी मेंटेन करेगी और इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर रखने का काम भी करेगी। दो काम होते हैं बैटरी के। बैटरी का एक काम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रखना, और बैटरी का दूसरा काम है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उठा के इधर रख देना, सच दैट electrons move continuously inside the conductor and external field is still present inside the conductor। ठीक है, तो ये डायग्राम बस बना लो और इतना लिख दो इसमें, when all the electrons are continuously moved from left face of conductor to right face of conductor, then there will be continuous flow of electrons inside the conductor। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। So this situation is termed as electrodynamics। This situation is termed as electrodynamics। बोलो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है इंट्रोडक्शन? ठीक है, अब जैसे ही चार्जेस का फ्लो हम लोग बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, तो सबसे पहला टर्म जो हमें डिफाइन करना है
बैटरी बेसिकली ये जो काम कर रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पुल करने का काम है, ये काम बैटरी का ही है। ठीक है, कैसे कर रही है ये हम लोग बैटरी में देखेंगे, बैटरी मैकेनिज्म में। और बैटरी दोनों काम करेगी, चार्जेस को इधर से इधर ले जाने का भी काम करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन करके रखेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टैटिक्स की कंडीशन आ ही नहीं पा रही है, स्टैटिक हो ही नहीं पा रहा है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। क्लियर है? जो डाउट पूछा है। तो नेक्स्ट नहीं पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट खैर बहुत पुराना फिजिकल क्वांटिटी है, जो तुमने 10th में भी आया होगा। कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से, दोनों से ही हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। इतना डेफिनेशन तो पढ़ रखा है सभी ने। अब थोड़ा सा बारीकी से इस बात को समझ के चलना है। ऐसे समझो कि सपोज हमने एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, स्मॉल एरिया डी ए, और चार्ज पार्टिकल्स इस स्मॉल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। कितना चार्ज? डी क्यू। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज क्रॉसेस दी एरिया डी ए इन स्मॉल टाइम डी टी, then current is defined as dq upon dt. In other words, again, it is simply rate of flow of charge. ठीक है ना? So this is current at that point. This is current at that point. ऐसा हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में कि एक ही कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट पे अलग 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 करंट हो। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी हो सकता है। ठीक है ना? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में हमको ये बात क्लियर रखनी होगी कि वो किस पॉइंट पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे वो चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं उसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना? मोस्टली तो सेम ही रहेगा, बट समटाइम्स इट मे हैपन। तो एक तो करंट हो गई, इस करंट को हम लोग बोलते हैं दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, और एक और डिफाइन करते हैं कॉल्ड एवरेज करंट। एवरेज करंट is defined as total charge flown, capital Q, upon total time taken, delta T. Total charge flown upon total time taken. देखो यहाँ तक। total charge flown upon total time taken. dq charge crosses the area dA in small time dt. ठीक है, नीचे लिख सकते हैं नोट करके
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में तो यूनिट्स हो जाएंगी, तो इसका एसआई यूनिट इसका कूलम पर सेकेंड बोल सकते हैं या फिर एम्पियर। कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। और सीजीएस यूनिट ऑल्दो थोड़ा लेस पॉपुलर है, सीजीएस यूनिट इज बायोट। सुना है बायोट? एंड वन बायोट इज 10 एम्पियर। देन सेकेंड पॉइंट में जैसे हम लोग लिखते हैं करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो यहाँ से याद आएगा दैट चार्ज फ्लोन, अगर हमें कभी चार्ज फ्लोन निकालना है तो इट इज इंटीग्रल आई डी टी। अब ये कि इंटीग्रल आई डी टी की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब करंट जो है वो सपोज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे करंट, अलग अलग टाइम पे करंट अलग अलग है, ठीक है ना। और अगर करंट कांस्टेंट है तो इट इज सिंपली करंट इनटू टाइम। अच्छा, एक जो जनरल बात है, ये तो सुना ही होगा डेफिनेटली, कि जो करंट है, दिस करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, magnitude as well as direction, but still it is scalar quantity, but it is still scalar quantity। तो क्यों ऐसा है? सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक फॉलो करती है, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं, करंट्स को ऐड करते हैं, तो उसमें एडिशन स्केलर वाला ही होता है, ठीक है ना। वो तो हम लोग पहले से ही ऐड करते आ रहे हैं। सपोज इधर से करंट आ रही है 2 एम्पियर, इधर से करंट आ रही है 3 एम्पियर, तो यही तो बोलेंगे कि इधर जो करंट जाएगी वो 5 एम्पियर होगी। ये तो नहीं कहेंगे कि क्या इनके बीच का एंगल थीटा क्या है। एक साइड से 3 एम्पियर आ रही है, एक साइड से 2 एम्पियर आ रही है, तो आगे 5 एम्पियर जाएगी। उनके बीच के एंगल पे नहीं डिपेंड करेगी। तो जो ये एडिशन है, दिस इज स्केलर एडिशन, इट फॉलोज स्केलर एडिशन। ठीक है, बोलो। दो टाइप के करंट डिफाइन किए हैं, एक इंस्टेंटेनियस, नॉर्मली बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, क्योंकि एवरेज करंट का सिग्निफिकेंस नहीं है ज्यादा। एवरेज करंट विल बी डिफाइंड ऑन फॉर इंटरवल, कि भाई 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। बट नॉर्मली जो जैसे एमीटर लगाएंगे बीच में मेजर करने के लिए, तो एमीटर जो करंट दिखाएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो करंट इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट से ही मिलता जुलता एक और क्वांटिटी है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा करंट डेंसिटी। एंड करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे लिखो या स्मॉल जे लिखो। एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसे डिफाइन करें करंट डेंसिटी को। अगर तुम्हें फ्लक्स याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद ही होगा, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि एग्जैक्टली सेम रिलेशन करंट एंड करंट डेंसिटी में है। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। तो सेम वैसे ही जो करंट है, करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट डेंसिटी थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी। तो एग्जैक्टली सेम रिलेशन है। तो सपोज मैंने ये जो वेक्टर्स बनाए हुए हैं, अगर ये वेक्टर्स करंट डेंसिटी के हैं, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि भाई ये एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया डी ए, और ये स्मॉल एरिया डी ए इस तरह से है कि जो डी ए वेक्टर है, देखो ध्यान से, तो डी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो जे वेक्टर के अलाउंग है। तो इससे पास होने वाला जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कितना करंट पास हो रहा होगा? तो करंट पास हो रहा होगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया। सेम डायरेक्शन में है तो खाली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मान लो कोई जनरल केस है, जनरल केस ऐसे है कि मान लो कि जो ये एरिया है ये एंगल पे है, सम अदर एंगल विद करंट डेंसिटी, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो डी आई बनेगा, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। देखो ध्यान से, तो क्या ये एग्जैक्टली सेम रिलेशन है फ्लक्स वाला? और अगर हमें टोटल करंट फाइंड करनी है जहां पे करंट डेंसिटी दी हुई है, तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रल जे डॉट डी ए। टोटल करंट इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। देखो अगर सिंपल बोर्ड में डिफाइन करने के लिए आता है स्कूल एग्जाम में, तो करंट डेंसिटी को तुम सिंपल ये लिख सकते हो दैट करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। ठीक है ना, यहां से जैसे तुम डिफाइन करोगे जे, तो जे की वैल्यू आ जाएगी डी आई अपॉन डी ए, दैट इज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो डील करना पड़ेगा वो प्रॉपर करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर वो प्रॉपर डेफिनेशन जरूरी है। डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। एक्चुअली करंट जो है वो करंट डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, करंट डेंसिटी करंट पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है ना, तो नीचे नोट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगा करंट डेंसिटी का? तो एसआई यूनिट बन जाएगा इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along the flow of, या ऐसे बोलना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं तो पॉजिटिव मत बोलो, whose direction is opposite to flow of electrons inside कंडक्टर। ठीक है, और मोर प्रिसाइजली more accurately it is along the direction of, it is along the direction of electric field, electric field inside the conductor। ध्यान रखना है, तो ये याद रखो कि जो जे वेक्टर है वो किसके डायरेक्शन में है, वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो देखो तुम्हें इसका डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही याद रखना है, करंट डेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड।
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी एरिया से फ्लक्स है, सिमिलरली करंट डेंसिटी है तो किसी पर्टिकुलर एरिया से करंट है, ऐसे। ठीक है ना? बोलो, ये नया टर्म है, क्लियर है या नहीं? अगर फील नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि इट इज सिमिलर टू, जो रिलेशन, कहने का मतलब जो रिलेशन फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एग्जैक्टली वैसे ही रिलेशन करंट और करंट डेंसिटी में है। ठीक है ना? तो ये कि काफी सारे प्रॉब्लम में तो हेल्प मिलती जाएगी, फिर ये कि एज टाइम पासेस थोड़ा विजुलाइज भी होने लगेगा कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, बताओ। देखो इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे। द करंट द करंट flowing in a cylindrical wire of cross section 4 mm square depends on time t as current is equal to given हमको 2t plus 3 एम्पियर। फाइंड ए पार्ट में चार्ज फ्लोन फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 2 seconds average current from t equal to 0 to t equal to 3 seconds current density at t equal to 2 seconds। देखो निकाल सकते हो, बताओ। कर लोगे ना? भाई चार्ज फ्लोन फ्लोन निकालना है तो चार्ज फ्लोन को लिख सकते हैं इंटीग्रल आई डी टी, अगर करंट चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2t प्लस टी डी टी, और इसको 0 से 2 इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा ए पार्ट में? 10 कूलम्स। फिर एवरेज करंट चाहिए, तो एवरेज करंट के लिए भी चार्ज निकालना है, तो इसको फिर से इंटीग्रेट करो 0 से 3। ठीक है, और एवरेज करंट की वैल्यू हो जाएगी सिंपली Q अपॉन टाइम। तो देखो एवरेज करंट कितना आता है, एवरेज करंट की वैल्यू 18 एम्पियर आती है, बताना आंसर्स। 6 आएगी, 3 से डिवाइड नहीं किया। यस सर। 6 आएगा, 18 कूलम चार्ज आ रहा है। ठीक है, और सी पार्ट में एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे अगर हम करंट निकालें तो करंट की वैल्यू 2 सेकेंड्स पे हो जाएगी 7 एम्पियर। तो करंट डेंसिटी हो जाएगी आई अपॉन एरिया, एरिया दिया हुआ है 4 mm स्क्वायर, तो ये 7/4 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बनेगा, या फिर सिंपली 7/4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। बोलो
ठीक है ना? A wire carries current with variable current density J equal to J naught 1 minus small r by capital R, where J naught is a positive constant and small r is distance from axis of conductor. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट। अब देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आर के फंक्शन में और फ्लक्स निकालना है, तो उस एरिया में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सेम वही क्वेश्चन है, करंट है तो करंट डेंसिटी निकालनी है। क्या करेंगे इसमें? तो इसमें देखो ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया और इसमें हम एलिमेंट लेते हैं एक, ठीक है, ठीक वैसे ही आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का, और इस एलिमेंट से पास होने वाला जो करंट होगा वो हो जाएगा जे इंटू डी ए, जे की वैल्यू जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और इस रिंग का एरिया कितना बनेगा? रिंग का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। करंट इंटीग्रेट कर दो, देखो इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर 1 माइनस आर बाई आर एंड डी आर 0 टू कैपिटल आर। देखो कितना आता है आंसर, निकाला?
कितना आ रहा है आंसर? पाई बाय 3 जे नॉट आर क्यूब। पाई बाई 3 जे नॉट आर स्क्वायर होगा। हम्म आर स्क्वायर आएगा, आर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, सर जो आपने एलिमेंट लिया है वो सिलिंड्रिकल होगा कि एरिया, स्फेरिकल? एरिया पे एलिमेंट लिया है, एरिया पे एलिमेंट लिया है तो वो रिंग एलिमेंट है। भाई देखो, एक सेक्शन पे जितनी करंट है वही करंट तो पूरे वायर में है, तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना वो एक सेक्शन पे सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक एरिया पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एरिया पे जब एलिमेंट लेंगे तो वो रिंग एलिमेंट बनेगा। ओके सर। ठीक है, सर जो एलिमेंट लिए वो समझ में नहीं आ रहा, वो 2 पाई आर डी आर होना चाहिए। अच्छा हाँ ये सर। सर वो 2 पाई आर डी आर होना। मैंने गड़बड़ कर दिया ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक बात है, रिंग एलिमेंट है ना, सब गड़बड़। आंसर सही है क्या? 2 पाई आर डी आर लेके निकालो क्या आता है। तो करंट की वैल्यू होगी इंटीग्रल डी आई, रिंग एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, बाहर कर लो, एंड इंटीग्रल आर इंटू 1 - आर बाई आर इंटू डी आर। क्या आता है इससे? रिंग एलिमेंट है, ठीक बात है। सर आंसर वही आएगा। हाँ वही आंसर है मुझे। ठीक है, बताओ। ठीक है, यस सर। यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में।